Hey everyone, welcome to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो इस समय बहुत चर्चा में है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में पुणे पॉश एक्सीडेंट के बारे में। ये एक्सीडेंट अब तक तो आप लोग उसकी न्यूज़ पढ़ चुके होंगे, इसकी डिटेलिंग्स भी देख ही चुके होंगे, बिकॉज मैं एक लॉ स्टूडेंट से इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि हाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहते हैं। एक रीजन ये भी है कि इस केस के बारे में लगभग सबको पता चल ही गया होगा, बिकॉज एक आउटरेज देखने को मिल रहा है हमें लोगों के बीच में। एक आउटरेज देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग कि उस माइनर को बेल कैसे मिल गई, बेल क्यों मिल गई थी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ वर्सेस इमोशंस। एक तरफ देखिए, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे लॉ अप्लाई होता है एंड लॉ को अप्लाई करते हुए ही सारी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जाती हैं। बट जब हम दूसरी पार्ट पे सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो सोसाइटी के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं। सोसाइटी जो होती है वो बिना लॉ को ध्यान में रखे हुए कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस इंसिडेंट में भी कि सोसाइटी जो है वो रिएक्ट कर रही है, लेकिन उनका रिएक्शन सही है या गलत है उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जान लेते हैं कि इंसिडेंट क्या था, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा है जिसको इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है तो उसको पता होना चाहिए आखिर क्या हुआ था। तो ये इंसिडेंट जो था ये 19 मई संडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में हुआ था, जहां पर एक टीनेजर अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड ही वाज ड्राइविंग हिज पोर्श एट अ वेरी हाई स्पीड इन द कल्याणी नगर एरिया, जहां पे वो टू व्हीलर के साथ क्रैश डाउन करता है एंड किलिंग डाउन द टू पीपल ऑन इट। The car was registered in his father's name and it did not have a number plate even. पुलिस का कहना है कि नंबर प्लेट नहीं था एंड ये कार रजिस्टर थी उसके फादर के नाम पे। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, इसकी वैल्यूएशन जो होती है इट इज अराउंड 3 करोड़ एंड वो इतनी महंगी गाड़ी चला रहा था। अब वो टीनेजर था, ऑब्वियसली बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड हाई स्पीड पे था। ठीक, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आउटरेज है उसका एक रीजन मैंने आपको दे दिया। नाउ डिसीज जिनकी डेथ हुई है ये आइडेंटिफाई हुए अनीश अवधिया एंड अश्विनी कोष्टा, हिज पार्टनर, एंड दे वर अराउंड द एज ऑफ 24 एंड ये आईटी सेक्टर में काम करते थे। कोस्टा डाइड ऑन द स्पॉट, लेकिन अवधिया डाइड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल। नाउ अब बात आती है कि जो एक्यूज माइनर था एंड उसके फ्रेंड्स का क्या हुआ। ठीक है, तो जो एक्यूज माइनर है एंड जो बाकी दो लोग थे जो पॉश में थे, इनको डिटेन किया गया एंड पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। लेकिन होता क्या है कि 14 आवर्स के अंदर बेल ग्रांट कर दी जाती है बाय अ लोअर कोर्ट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे पिक्चर में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं टीनेजर की, हम बात कर रहे हैं माइनर की। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये होता है माइनर्स के लिए। जब कोई भी ऑफेंस माइनर कमिट करते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ना कि हमारा सीआरपीसी आईपीसी। तो फॉर दैट सेक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो लोअर कोर्ट था उन्होंने बेल 14 आवर्स के अंदर ग्रांट कर दिया, कहते हुए कि द क्राइम इज नॉट सीरियस। ये कहते हुए कहा कि इतना सीरियस क्राइम नहीं है, इसलिए इसको बेल ग्रांट करी जा सकती है। नाउ कोर्ट ने कुछ और कंडीशंस रिलीज पर लगाई, जिसमें उन्होंने कहा वर्किंग अलोंग साइड ट्रैफिक पुलिस फॉर 15 डेज, कि 15 दिन के लिए तुम ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करोगे। ठीक है, रिहेबिलिटेशन तुम्हें एक डी एडिक्शन सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा एंड तुमको इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सोल्यूशन पे भाई 300 वर्ड का ऐसे लिख के लाना है। ये सारी चीजें उसको बोल दी गई। सीसीटीवी फुटेज जब हमने पढ़ा तो सीसीटीवी फुटेज ये शो कर रहा था कि जो एक्यूज्ड है वो टीनेजर है और उसके फ्रेंड्स जो थे वो बार में बैठे हुए थे एंड दे वर ड्रिंकिंग लिकर बिफोर द एक्सीडेंट। नाउ द फादर ऑफ द एक्यूज्ड एंड द बार जिसने लिकर सर्व करा था एक्यूज्ड को, इनको प्रोसीड करा गया है अगेंस्ट अंडर सेक्शन 75 एंड 77 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके तहत उनको प्रोसीड किया गया है। अब बात करते हैं हम आखिर मामला है क्या। ये तो पूरा हो गया कि आखिर क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द होल इंसिडेंट अबाउट। द थिंग इज, लोगों का कहना है कि आखिर उसको बेल क्यों मिली। पीपल आर सेइंग बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, इतना सीरियस क्राइम है। अब देखिए होता क्या है ना, हम इस तरफ से देख रहे हैं,
हम जब देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हाँ 2 बेगुनाह लोगों की डेथ हुई है, एब्सोल्युटली विच इज वेरी रॉन्ग। जो टीनेजर ने एक्ट किया है बहुत गलत है, डेफिनेटली उसको हम कहीं से भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, बहुत गलत एक्ट है उसके द्वारा किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लॉ होता है वो लॉ होता है। उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो है 304 के अंडर, ठीक है, 304A, ये आपका आईपीसी का चार्ज उसके ऊपर लगा है। अब अगर आप 304A देखोगे, कभी डिटेल में पढ़ोगे, अगर आप इसके बारे में जानोगे, तो ये इंक्लूड करता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। अब सीधी सी बात है, ये तो आपको भी पता है कि उसका इंटेंशन तो नहीं रहा होगा, है ना, उसका इंटेंशन तो नहीं था मारने का, तो डेफिनेटली ये डेथ तो नेग्लिजेंस से ही हुई है। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर सजा होती भी उसको तो भाई मैक्सिमम 2 साल की तो होती, और जबकि उसने तो जान ली है, 2 साल की तो नहीं होनी चाहिए थी, और ज्यादा की होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि अगर कोई एडल्ट भी होता जो ये एक्ट कमिट करता, तो इन दैट केस उसको भी 2 ही साल की मैक्सिमम सजा हो सकती थी, क्योंकि डेथ बाय नेग्लिजेंट, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत ये डेथ हुई है। सो देयरफॉर यहाँ पे तो भाई पनिशमेंट तो मैक्सिमम 2 इयर्स है ही। 279 भी लगा है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, 337 एंड 338 लगा है विच इज कॉजिंग हार्म बाय इंडेंजरिंग लाइफ, ठीक है। एंड साथ ही साथ महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स एक्ट के भी चार्जेस लगे हुए हैं। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो उसके फादर है उनके ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं। अब पहली बात तो उस पर्सन को बेल मिली है, ऐसा नहीं है कि उसको बेल, वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया है, उसको बेल मिली है। बेल हमारे यहाँ रूल होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल राइट होता है, बेल इज अ राइट। तो देयरफॉर बेल तो सबको मिल जाती है, मर्डर के केसेस में भी बेल मिलती है, रेप के केसेस में बेल मिलती है। द थिंग इज कि अभी फॉर नाउ, क्योंकि वहां पर उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मेंस रिया वाज एब्सेंट हियर, सो फॉर दैट सेक अगर 304A के चार्जेस लगे हैं तो ये बेलेबल ऑफेंस में आता है और बेल उसको मिलना अधिकार है उसका, एंड देयरफॉर उसको बेल यहाँ पर मिली है, ठीक है। मैं इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम टेलिंग द लॉ, मैं आपको लॉ बता रही हूँ जहां पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है, ठीक है। लॉ अपनी जगह है, जो लॉ में लिखा होगा, जो बेयर एक्ट में लिखा होगा, वही जज भी उससे बंधे होते हैं। जज अपने हिसाब से नया लॉ नहीं बना सकते हैं, जो उसमें लिखा है जितनी पनिशमेंट वो उतनी ही दे सकते हैं। तो द थिंग इज कि अब जो बात उठ रही है वो ये उठ रही है कि उसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए। तो जवाब यहाँ पे आता है, क्या एडल्ट की तरह उसको ट्राई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, किया जा सकता है। लेकिन ये काम किसका है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर इस पिक्चर में आता है आपका कोई भी एक्ट, तो वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का आएगा, ठीक है। ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो डील करता है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ। जो बच्चा होता है, जो जुवेनाइल होता है, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं अब जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो यहाँ पे की प्रोविजंस है। पहली बात तो एज ऑफ जुवेनाइलिटी, तो जेजे एक्ट के हिसाब से जो जुवेनाइल है वो एक पर्सन होता है जो 18 साल से कम का होता है। जनरली जुवेनाइल्स को डिफरेंटली एडल्ट से ट्रीट किया जाता है, उनके पोटेंशियल के लिए, फॉर रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन के पर्पस के लिए उनको अलग ट्रीट किया जाता है। सेकेंड सेक्शन 15 जो है इस एक्ट का, वो हीनियस ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है, या स्पेसिफिकली मैं बता दूं तो 3 तरह से इस एक्ट को डिवाइड किया गया है, पेटी, सीरियस एंड हीनियस। हीनियस ऑफेंसेस वो होते हैं जो कम से कम मिनिमम यहाँ पे 7 साल की पनिशमेंट की बात करते हैं अंडर द आईपीसी। आईपीसी में एक ऑफेंस के तहत अगर 7 साल की मिनिमम पनिशमेंट है तो वो हीनियस में आता है। अब यहाँ पे 304A के चार्जेस लगे तो यहाँ तो 2 साल की पनिशमेंट है मैक्सिमम, तो 2 साल से कम वाले तो पेटी ऑफेंसेस में आ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो बेल ग्रांट करी जानी ही थी। नेक्स्ट, ट्रायल एज एन एडल्ट, क्या एडल्ट की तरह ट्रायल किया जा सकता है? तो जी हाँ, जो सेक्शन 15 है जेजे एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर किसी बच्चे की एज 16 से 18 साल के बीच में है और वो कोई हीनियस ऑफेंस कमिट करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यस जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होती है उसके पास डिस्क्रिशन होती है ये असेस करने के लिए कि क्या जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ट्राई किया जाना चाहिए। ये असेसमेंट जो होगा इसमें जुवेनाइल की मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी चेक करी जाती है ऑफेंस को कमिट करने के लिए।
वो सर्कमस्टेंसेस चेक किए जाते हैं जिन हालातों में उसने ऑफेंस को कमिट किया था। एबिलिटी देखी जाती है अंडरस्टैंड करने की कॉन्सिक्वेंसेस को, कि क्या उसको हालातों के बारे में पता था, उसको पता था कि अगर ये एक्ट मुझसे कमिट हो जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें, ये असेसमेंट किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा। अब आप कहोगे भाई ड्रंक इन ड्राइविंग था, है ना, देखा गया कि ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट वो लिकर की शॉप पे था। आप कहोगे कि माइनर था, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, कार चला नहीं सकता था। इन सब के लिए विलफुल निग्लेक्ट के लिए पेरेंट्स के ऊपर चार्जेस लगे हैं, ठीक है। ड्रंक एंड ड्राइविंग इन सब के चार्जेस लगेंगे, बट ये सब बहुत पिटी वाले हैं। ड्रिंक एंड ड्राइविंग वगैरह में सब में पनिशमेंट बहुत कम है। आपको अगर ये लग रहा है सब पनिशमेंट जोड़ के हम बहुत पनिशमेंट ज्यादा कर देंगे, वो नहीं हो सकता है। पनिशमेंट कम ही है इन सारी चीजों में, ठीक है। मैक्सिमम जो हो सकती थी वो एक्सीडेंट कॉज करने में ही हो सकती थी, वो भी नेग्लिजेंट हो गया, तो देयरफॉर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की हो रही है। जुडिशियल प्रोसीजर की बात करें तो अगर जेजेबी ने असेसमेंट करने के बाद डिसाइड करा कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो फिर क्या होगा, तो इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट को, जिसके पास अथॉरिटी है जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्राई करने की अंडर द आईपीसी, ठीक है। सो ये हो गया आपका जेजे एक्ट के बारे में। अब आईपीसी की बात कर लेते हैं इस रेफरेंस में। तो आईपीसी आपका सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ ले डाउन करता है। जब जुवेनाइल को हम एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे आईपीसी में, तो फिर प्रोविजंस ऑटोमेटिक इसके अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक। जुवेनाइल को वही प्रोविजन और पेनाल्टी के लिए वो सब्जेक्टेड होगा एज एन एडल्ट अंडर द आईपीसी, अगर एक बार उसको एडल्ट की तरह ट्रीट कर लिया गया, जिसमें सीवियर पेनाल्टीज होंगी हीनियस क्राइम्स के लिए, सच एज मर्डर, रेप और अदर सीरियस ऑफेंसेस। सेंटेंसिंग, अगर कन्विक्शन हो जाता है तो सेंटेंसिंग वही होगी जो आईपीसी में एडल्ट्स के लिए। हाउएवर जो चिल्ड्रंस कोर्ट होती है उसके पास डिस्क्रिशन होता है इंश्योर करना कि जो सेंटेंस है वो रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए नेचर में, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सुधार की बात करते हैं हम, ठीक है। बच्चों के केसेस में, माइनर के केसेस में हम बात करते हैं सुधार की, ये नहीं है कि उनको दंड दिया जाए, है ना। तो रिफॉर्मेटिव होता है कि उनमें बदलाव होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि हमारा एक्ट गलत था और आगे चल के हमसे कुछ भी ऐसा ना हो। तो चिल्ड्रन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है जहाँ पे वो ये देख सकते हैं कि जो सेंटेंस हो वो रिफॉर्मेटिव हो, एंड उसमें ऑफेंडर की एज को ध्यान में रखा जाएगा एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, जिस वक्त उसकी ऑफेंस के टाइम पे जो एज थी उसको ध्यान में रखा जाएगा डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक। कमिंग टू द लीगल इम्प्लीकेशंस, अब इस करंट केस में क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर एडल्ट की तरह ट्राई करना है तो सबसे पहले तो जेजेबी मैंने कहा असेसमेंट करेगा। सबसे पहले वो थॉरो असेसमेंट करेगा उस टीम के मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी का, कि ऑफेंस के क्या कंसिक्वेंसेस और नेचर को समझने की शक्ति थी उसमें। इसमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होगा और कई अदर रेलेवेंट फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडर किया जाएगा। फिर चिल्ड्रंस कोर्ट को ट्रांसफर करा जाएगा। अगर जेजेबी ने डिसाइड किया कि 3 जो है उसको अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा, तो केस को चिल्ड्रंस कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। इस कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है सेंटेंसेस इंपोज करने की इन अकॉर्डेंस विद द आईपीसी व्हाइल कंसीडरिंग फॉर द रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट फॉर द जुवेनाइल, जो मैंने आपको बताया। आईपीसी के हिसाब से सेंटेंसेस इंपोज किए जाते हैं, लेकिन रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। नाउ पोटेंशियल फॉर हायर पेनाल्टी, अब जब एडल्ट की तरह से ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हार्श पेनाल्टीज जो आईपीसी में है वो उस पर लेट डाउन करी जा सकती हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट भी उसको मिल सकता है। इम्पैक्ट ऑन रिहैबिलिटेशन क्या होगा, तो जब हम एक जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिहैबिलिटेशन का प्रोस्पेक्ट है उस पर फर्क पड़ेगा। जेजे एक्ट रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन पे बिलीव करता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम उसको एडल्ट की तरह ट्राई करेंगे, एडल्ट की सेंटेंसिंग होगी तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो जुवेनाइल। पब्लिक एंड लीगल स्क्रूटनी की बात करें तो अगर हम डिसीजन लेते हैं उसको एडल्ट की तरह ट्राई करने का, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर से स्क्रूटनी के चांसेस होंगे, जिसमें चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट आएंगे, वो अपना इंटरवेंशन करेंगे, लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे, पब्लिक आएगी, एनजीओज आएंगे। आपको पता है इन सब मामलों में एनजीओज बहुत एक्टिव होते हैं। तो बैलेंस मेंटेन करना एक विक्टिम को जस्टिस दिलाने में एंड एक जुवेनाइल को रिहैबिलिटेट करने में, ये बहुत बड़ा इशू सामने आने वाला है अगर उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना है। थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं। जो पुलिस का रिकमेंडेशन है जुवेनाइल के लिए वो ये है कि भाई एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, है ना। तो क्या ये ऑटोमेटिक ट्रायल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना रोल प्ले करेगी, जहाँ पे वो मैच्योरिटी को समझेगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को उसको देखेगी।
डिटेल्ड इवैल्यूएशन करा जाएगा जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट होंगे, जुवेनाइल के बैकग्राउंड को कंसिडर किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द रिफॉर्मेटिव एंड रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे बात करता है, जो मैंने अभी आपसे कहा, वो सुधार पे फोकस करता है, वो रिहैबिलिटेशन पे फोकस कर रहा है, वो कर रहा है कि भाई बच्चा कल को सोसाइटी में किसी तरह फिट हो जाए नॉर्मल तरीके से, है ना। जुवेनाइल को जब हम एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पे आ जाता है, जो जुवेनाइल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ लेट डाउन नहीं करता है। पब्लिक आउटरेज, जो हमारे यहाँ जो जनता जब डिमांड करती है, जो जनता गुस्से में होती है किसी भी केस को लेके, तो उनको हमेशा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट चाहिए होती है। बट चैलेंज क्या आता है लीगल सिस्टम के सामने कि आपको सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को एंड जो जुवेनाइल के रिफॉर्म की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, एंड दैट इज समथिंग जो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। लीगल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? आज के डेट में जो बेल है उसको लेके पब्लिक आउटरेज है। जुवेनाइल को जो बेल ग्रांट करा गया है उसकी वजह से पब्लिक एंगर है, स्पेशली क्योंकि ये हीनियस क्राइम है। हाउएवर जो लीगल प्रोसेस है वो इंश्योर करना उनके पार्ट पे जरूरी है कि जो डिसीजंस होते हैं वो लॉ एंड जस्टिस पर बेस्ड होते हैं, ना कि पब्लिक सेंटिमेंट पे। टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल फॉर द रिहैबिलिटेशन, तो जुवेनाइल्स के पास हायर पोटेंशियल होता है रिहैबिलिटेशन के लिए एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। अगर हम उनको एडल्ट पेनाल्टीज देंगे तो रिहैबिलिटेशन में हिंड्रेंस आएगी एंड रिफॉर्मेशन के चांसेस यहाँ पे निगेट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या फर्क पड़ेगा बाकी आने वाले जजमेंट्स पे? तो जुवेनाइल को अगर हम एडल्ट्स की तरह हीनियस केसेस में ट्राई करते हैं तो ये प्रेसिडेंट सेट करेगा जिससे फ्यूचर केसेस आपके इफेक्ट होंगे, है ना। ये क्वेश्चन रेज करेगा अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड द फेयरनेस, कि किस तरीके से इन मेजर्स को अप्लाई करा गया है, क्या कंसिस्टेंसी थी, कितना फेयर था पूरे टाइम पे, ये इन पे सवाल उठेंगे। ये ऑल्सो हाईलाइट करता है रोबस्ट जुवेनाइल सिस्टम पे की जरूरत पे, जो इफेक्टिवली एड्रेस करे एक तरफ सिवियरिटी ऑफ द क्राइम को और दूसरी तरफ जुवेनाइल की रिहैबिलिटेटिव नीड्स को। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट, विक्टिम की राइट्स को बैलेंस करना, जुवेनाइल के फ्यूचर को बैलेंस करना। तो लीगल सिस्टम के लिए सामने यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पर उनको एक तरफ विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करना है, जहाँ पे उनके परिवार वाले गुस्से में हैं, जहाँ पे सोसाइटी का गुस्सा है कि ये कौन से बच्चे हैं भाई जो इतनी महंगी गाड़ी लेके गाड़ी चलाते हैं, शराब पीने जा रहे हैं, इनके घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है और ये किसी के लिए भी खतरा है। तो एक तरफ तो विक्टिम के लिए जस्टिस की बात हो रही है, दूसरी तरफ जुवेनाइल की एज को भी ध्यान में रखना है, चेंजेस क्या हम ला सकते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन दिस इज very much essential for the fair justice system. This is required. This is very important in this aspect. And therefore, ये एक precedent set कर सकता है आने वाले समय में केसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूंगी कि लॉ बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता है। जो उसको बेल ग्रांट करी गई है, जो भी उसके लिए चीजें कही गई हैं, ट्रैफिक रूल जाके पढ़ के आओ और तुम्हें ड्यूटी करनी है, तुम्हें ऐसे लिखना है, कुछ सोच समझ के ही कहा गया है। बेल का मतलब ये नहीं होता है बाइज्जत बरी करना। 2 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम तब भी होती जब कोई एडल्ट होता, यहाँ माइनर है, तब भी उसको एडल्ट की तरह अगर ट्रीट करेंगे तभी उसको हम इतनी सजा दे सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस, अभी तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही उस पर जो भी होगा, अगर उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया गया तो आईपीसी के प्रोविजंस उस पर फिर लागू होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल भी ऐसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी क्या कर रही है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट जुडिशरी इज डूइंग, लॉ सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमें वेरियस टाइप्स के यहाँ पे मीम्स दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के, कि जहाँ पे कोई दोष जो कुछ नहीं करता है उसको सजा होती है 14-15 साल की, और जिसने कुछ किया वो तुरंत बेल पा गया। दैट इज नॉट द राइट थिंग। हर एस्पेक्ट लॉ के द्वारा देखा जाता है, समझा जाता है, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज ही फिर ये चीजें करी जाती हैं। सो देयरफॉर हमें विश्वास करना पड़ेगा अपने लीगल सिस्टम पे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप लेता है, वो कोई भी एस्पेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ रिफॉर्मेटिव जस्टिस इज द एस्पेक्ट जिस पे हम फोकस करते हैं। देयरफॉर आई होप आपको ये वीडियो आज के लिए आप
आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा, क्योंकि ये जो आउटरीच है, जब ये आउटरीच एक बार शुरू होता है ना, तो उसमें हम लोग बिना सोचे समझे शामिल हो जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है हम सही के साथ जा रहे हैं, हम गलत के साथ जा रहे हैं। देयरफॉर मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखना ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा लॉ एलिवेट 2.0 बैच ये स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश बैच है। इस बैच की यूएसपीज के बारे में बात कर लें तो 220 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10। इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है, डेली केस एनालिसिस होता है। साथ ही साथ 50% ऑफ चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप फटाफट से परचेज कर लीजिए। क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे 50% ऑफ चल रहा है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अगेन MSING10। इस कोड को यूज करके आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अब लेट मत करो भाई, बहुत टाइम ऑलरेडी नहीं बचा है आपके क्लैट पीजी के पेपर के लिए, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी पैक ऑफ 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी डिटेल टेस्ट एनालिसिस के साथ। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 2249 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेंगी। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस सीरीज। स्पेशल क्लासेस भी मैं लेती हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे बैच को हमारी फ्री क्लासेस देखने में, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके फ्री क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। 11:30 बजे ट्यूसडे टू फ्राइडे में लेती हूँ ये क्लासेस। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट्स लगवाती हूँ, हम जजमेंट्स डिस्कस करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स की केस स्टडी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर चेक करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपका सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। फटाफट से अपने जानने वालों में शेयर कर दो, जिससे कि उनको भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे इस पर्टिकुलर केस को लेके, उनकी भी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।